Welcome to your TMED and QT educational channel. In the last video we have studied about health. हम लोग लास्ट वीडियो में हेल्थ और डिजीज की बात किए थे। हम लोग समझने का प्रयास किए थे कि हेल्थी पर्सन कौन है और डिजीज यानी सिक कौन होते हैं। डिजीज जैसा कि आपको पता है डिस्कम्फर्ट, किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट अगर पैदा हो तो वो डिजीज कहलाता है। और डिजीज को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई किए थे, राइट। डिजीज को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई किए थे। एक हम बात किए थे कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात किए थे। हम क्लास 12 की अगर सिलेबस की बात देखें तो पूरी तरह से ये कम्युनिकेबल डिजीज की बात करता है। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे पैथोजेंस क्या होते हैं। बात करेंगे पैथोजेंस की, समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज पैथोजेंस, व्हाट आर पैथोजेंस। पैथोजेंस की अगर बात करते हैं तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन कहता है कि डिजीज काउजिंग जर्म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। डिजीज काउजिंग जर्म्स, वे सारे जर्म्स, वे सारे माइक्रोब्स, वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके कारण किसी न किसी प्रकार की डिजीज होती हो, कम्युनिकेबल डिजीज होते हो, पैथोजेंस कहलाते हैं। पैथोजेंस की मेन क्लासेस की बात करते हैं तो पैथोजेंस की मेन 5 क्लासेस की बात की गई है। पैथोजेंस में पहले बात किए गए हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद हम समझेंगे फंजाई, फंजाई के बाद होता है वायरसेस, कुछ एल्गी और प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ये मेन पैथोजेंस है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स और हेल्मिन्थ्स इसे कहते हैं, ठीक है। क्या क्या? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ और प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ये मेन क्या है? पैथोजेंस। अब पैथोजेंस की अगर बात की थी, सबसे पहले अगर गॉन थ्रू एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एनसीईआरटी बुक सबसे पहले बात करता है जिससे कम्युनिकेबल डिजीज की बात करता है, वह कम्युनिकेबल डिजीज है टाइफाइड। किस डिजीज की बात है? टाइफाइड की बात होती है। टाइफाइड क्या होता है, ठीक है, टाइफाइड क्या है? तो टाइफाइड की बात है। इससे पहले कुछ और पॉइंट हम समझ लेते हैं। पैथोजेंस की बात आई थी तो हम समझे पैथोजेन टर्म किसने दिया था। पैथोजेन टर्म किन्होंने दिया था? इट वाज बेंजामिन एन कार्डोजो। बेंजामिन एन कार्डोजो has coined the term पैथोजेन। ये टर्म पैथोजेन टर्म किसने दिया? बेंजामिन कार्डोजो। कब? 1880 के दशक में, 1880 के दशक में बेंजामिन एन कार्डोजो इन्होंने ये टर्म दिया पैथोजेन। अब पैथोजेन की पैथोलॉजी ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की पैथोलॉजी सबसे पहले डिस्कस किसने किया था, किन्होंने डिस्कवर किया था? तो ये डिस्कवर किए थे लुईस पाश्चर, जो पैस्चराइजेशन को डेवलप की टेक्निक को डेवलप किए थे। पैस्चराइजेशन समझ रहे हैं ना, जिसके कारण दूध ज्यादा देर तक खराब नहीं होती है, तो पैस्चराइजेशन टेक्निक लुईस पाश्चर की देन है। इन्होंने भी और पैथोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़े थे और ये पर्पल फीवर और पायोजेनिक विब्रियो दो पैथोजन देखे थे। कौन कौन? ये देखे थे पर्पल फीवर किसके कारण होता है? तो ये होता है पायोजेनिक विब्रियो। विब्रियो पता है ना आपको? विब्रियो क्या है? इट इज ए कॉमा शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? कॉमा शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो सबसे पहला पैथोजन जो देखा गया था वो पैथोजन क्या था? पायोजेनिक वेब्रियो, जो पर्पल फीवर का कारण है, मीन्स फीवर का कारण है, राइट। पायोजेनिक वेब्रियो इज ए कॉमन सेप्ट बैक्टीरिया जो यूट्रस में पाया जाता है। पायोजेनिक वेब्रियो मेनली कहाँ पाया जाता है? यूट्रस में पाया जाता है, यूट्रस ऑफ फीमेल। कभी कभी जब पायोजेनिक बैक्टीरिया के कारण छोटे बच्चे संक्रमित हो जाते हैं और इसके कारण उन्हें जो डिजीज होता है, यानी कह सकते हैं पर्पल फीवर नामक बीमारी हो सकती है। तो ये पर्पल फीवर किसके कारण होता है? पायोजेनिक वेब्रियो के कारण। पायोजेनिक वेब्रियो क्या है? एक कॉमन सेप्ट बैक्टीरिया है। कहाँ पाया जाता है? यूट्रस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यूट्रस में पाया जाता है। कॉमन है, बट कभी कभी इसके कारण जो डेवलपिंग फेटस है ये संक्रमित हो जाता है, ज्वर से पीड़ित हो जाता है कभी कभी, राइट। अब हम बात करें एनसीईआरटी इस पहली डिजीज की बात करता है इस बुक में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की चैप्टर्स में। सबसे पहले जिस फीवर की बात करता है आपका एनसीईआरटी वो है टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। किसके कारण? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी। सबसे पहले हम समझेंगे कि साल्मोनेला टाइफी है क्या। तो साल्मोनेला टाइफी की अगर बात करते हैं तो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। साल्मोनेला टाइफी क्या है? रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। साल्मोनेला टाइफी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, जिसकी लेंथ की अगर बात करते हैं, इसकी लेंथ 2 to 5 माइक्रोन होता है। और विड्थ की बात कर सकते हैं, मोटाई की बात करते हैं तो ये 0.5 to 1.5 माइक्रोन, 0.5 to 1.5 माइक्रोन साइज का होता है। कौन सा? साल्मोनेला टाइफी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। याद रखिए कुछ पॉइंट्स। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, 2 to 5 माइक्रोन लेंथ होता है, 0.5 से 1.5 माइक्रोन विड्थ। सबसे पहले साल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड बैक्टीरिया को किसने आइडेंटिफाई किया था? तो कार्ल एडवर्ड ने। किसने? कार्ल एडवर्ड। कब? 1880 में। कार्ल एडवर्ड आइडेंटिफाइड साल्मोनेला टाइफी इन कब? 1880 में। जॉर्ज गैफे ने इसे कल्चर किया था। कल्चर्ड बाय जॉर्ज गैफे। इन्होंने क्या किया था? कल्चर किया था। किसको कल्चर किया था? साल्मोनेला टाइफी को। कब किया था? 1884 में कल्चर किया था। इसके बारे में और कहा जाता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड आप समझ सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स होता है पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड होस्ट बॉडी में कितने दिन तक इनएक्टिवली पड़ा रह सकता है? कितने दिन तक इनएक्टिवली पड़ा रह सकता है? इंटर करने के कितने दिन के बाद ये अपना इफेक्ट शो करता है? कितने दिन बाद ये खुद को मल्टीप्लाई ग्रो करता है? तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड 6 to 30 डेज जनरल होता है, लेकिन कुछ केसों में ये ह्यूमन बॉडी में 30 ईयर तक रह सकता है। ह्यूमन बॉडी में साल्मोनेला टाइफी 30 ईयर तक रह सकता है। 30 ईयर तक। मोस्टली कहाँ रहता है? तो मोस्टली ये पाया जाता है, इट लिव्स इन, मोस्टली अगर बात करते हैं तो इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये
बर्ड और एनिमल के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। काफी लंबे समय तक रह सकता है, काफी लंबे समय तक। चूंकि अब थोड़ा सा इनकी एनाटॉमी की बात कर देते हैं, साल्मोनेला टाइफी की एनाटॉमी की बात करते हैं। तो ये फ्लैजिलम है सॉरी, ये फ्लैजिलम है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम है। ये बहुत लंबा होता है, ये इनको मूव करने में हेल्प करता है, डायरेक्शन देने में। इनके पूरे बॉडी पर पीली पाया जाता है, कुछ बड़े पीली होते हैं, कुछ छोटे पीली होते हैं। और आपको पता है कि पीली की मदद से क्या करते हैं, सरफेस पे चिपकते हैं, इस सरफेस पे चिपकते हैं। ये वहीं ज्यादा रहेंगे जहां पर म्यूकस ज्यादा होगा, चिपचिपे पदार्थ ज्यादा होंगे, खांसी वगैरह ज्यादा पैदा करेंगे। तो ये बाहर देख रहे हैं, इनके अगर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इनका कवरिंग चार लेयर का होता है। सबसे बाहर का लेयर कैप्सूल या स्लैब लेयर पाया जाता है, सबसे बाहर कैप्सूल या स्लैब लेयर पाया जाता है। इसके अंदर का सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल पाया जाता है, और फिर इसके अंदर पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर या ट्रिपल लेयर हो सकता है, राइट। सबसे बाहर कैप्सूल या स्लैब लेयर है, उसके अंदर सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें अगर हम देखेंगे तो मेनली न्यूक्लियोइड डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियोइड डीएनए पाया जाता है। यही न्यूक्लियोइड डीएनए इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान अपनी कॉपी तैयार करता है, और प्लाज्मिड डीएनए इनकी कॉपी तैयार होती है, और कॉपी तैयार करके अपने नंबर को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, दो डीएनए के कारण, न्यूक्लियोइड डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए की बात करते हैं। फूड वैक्यूल्स है इनमें, जो फूड अपना इसमें स्टोर रहता है। तो ये इस तरह से हम देखें मेनली एनाटॉमी, इनके पूरे बॉडी पर फिमरी या पीली पाया जाता है। इस पीली के कारण ये कहीं भी आसानी से बॉडी के इंटरनल पार्ट में चिपक कर रह सकते हैं। जैसे सर्दी खांसी जिस बैक्टीरिया के कारण होता है, वही चीज गले में अटका हुआ है बैक्टीरिया, तो गला में कैसे अटका हुआ है, तो वहाँ म्यूकस मिला, और म्यूकस के वॉल से चिपचिपे वाल से उसे चिपके रहते हैं, जिसके कारण कोई भी फूड पैसेज होता है तो फूड पैसेज का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि कस के इसको पकड़े रहते हैं। अगर इनकी इन्फेक्शन की बात करते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं, तो ज्यादातर ये टाइफाइड उन लोगों को ज्यादा परेशान करता है, उन देशों में ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर लोग कच्चा मांस खाते हैं या अध पका मांस खाते हैं। खासकर इनकी अगर बात करते हैं कॉमन इन्फेक्टेड फूड की बात करते हैं, तो मेनली कॉमन इन्फेक्टेड फूड सोर्स इनमें होते हैं मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, सी फूड। कच्चे खाए जाने पर आपको टाइफाइड से संक्रमित होने का खतरा ज्यादा होता है, इन्फेक्टेड होने का खतरा ज्यादा होता है। साथ ही साथ ये स्प्रेड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर। सबसे ज्यादा जो टाइफाइड की जो माइक्रोब्स है, टाइफाइड ये फैसेस के द्वारा ज्यादातर बाहर आता है। आपको पता है कि गवर्नमेंट अभी प्लानिंग चल रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई कोई भी बाहर फैसेस डिस्पोज नहीं करेगी, कोई भी शौच के लिए बाहर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे शौच के लिए बाहर? हालांकि लोग कहते हैं कि भाई शौच के लिए लोग बाहर जाते हैं तो इससे कोई विशेष नुकसान तो होता नहीं है वैसे बहुत बड़ी नुकसान है, बहुत अधिक नुकसान है। अब ये तो नहीं है पता ना कि कौन सा व्यक्ति टाइफाइड से पीड़ित है। मान लीजिए वो नदी किनारे कहीं शौच किया तो ठीक है ना, तो शौच करने के बाद जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएगा तो साल्मोनेला टाइफी है, ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया है, वो चूंकि ह्यूमन इंटेस्टाइन में ई कोलाई पाया जाने वाला कॉमन बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी भी कुछ इसी प्रकार का है। तो जैसे फैसेस रिलीज करेगा वो साल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड बैक्टीरिया आराम से वाटर बॉडी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करेगा।
एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा और वहां से फिर क्या करेगा, सिक से हेल्दी व्यक्ति को अफेक्ट कर देगा। दैट्स वाई कह रहा है क्या, गवर्नमेंट ने प्लानिंग बना रही है कि नहीं, आप ऐसा है अपनी फैसेस बाहर रिलीज मत कीजिए, शौच बाहर मत कीजिए, उसके लिए आप शौचालय बना लीजिए, सो दैट कुछ ऐसे डिजीजेज, वाटर बॉर्न डिजीज कह सकते हैं, जिनके वेक्टर, जिनका ह्यूमन फैसेस एक वेक्टर बन सकता है, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर रह सकते हैं, तो उसी लोग अफेक्टेड हो सकते हैं। तो कह रहे ये अफेक्टेड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग इन्फेक्टेड वाटर कंटेमिनेटेड विद फैसेस, किसी ने मल त्याग किया फैसेस, अब वो वाटर आया, वो वाटर चाहे सिंचाई में उपयोग किए, तो अब वहां से क्या हो गया, सिंचाई में जो अमूमन लोग यही करते हैं कि गंदा पानी यूज कर लेते हैं, तो कई बार होता क्या है कि उसमें चाहे आपको टाइफाइड बैक्टीरिया है या कुछ और ऐसे जर्म्स हैं, वो आपके जो फ्रूट्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट हैं, वेजिटेबल्स, उनके साथ चिपके रहे। कई बार आप जैसे आपको कच्चे खाए जाने वाले वेजिटेबल्स है, वो आप लिए हल्का फुल्का धोए और खा लिए, पता चला उसे आपको लाख कोई वजह नहीं होती। तो अगर फैसेस से कॉन्टेमिनेटेड कोई भी वेजिटेबल्स, फूड या कोई ऐसे ईटेबल्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको टाइफाइड हो सकता है। अब कहता है क्या, ह्यूमन बॉडी इज रिजर्वायर ऑफ साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी का सबसे बड़ा रिजर्वायर ह्यूमन बॉडी है, उसको ह्यूमन बॉडी बहुत पसंद है, काफी लंबे समय तक गट में रह सकता है, काफी लंबे समय तक। अब इससे इन्फेक्ट होने वाले ऑर्गन कौन से ऑर्गन ज्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, तो इनसे इन्फेक्टेड होने वाले ऑर्गन्स में आते हैं लीवर, फिर आते हैं आपको स्प्लीन, फिर आते हैं आपको मसल्स, गॉल ब्लैडर, लंग्स, किडनी, है ना। ये मेन ऑर्गन्स हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं। क्या क्या, लीवर, स्प्लीन, मसल, गॉल ब्लैडर, लंग्स, किडनी। लीवर, स्प्लीन, मसल्स, गॉल ब्लैडर, लंग्स और किडनी, ये कॉमन ऑर्गन है जो साल्मोनेला टाइफी से इन्फेक्टेड जल्दी होता है। सिम्टम्स की अगर बात करते हैं, टाइफाइड फीवर है, तो इसमें हाई फीवर आएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, पेट साफ नहीं रहेगा, वीकनेस होगी, कमजोरी रहेगी, पूरे शरीर में, बदन में दर्द रहेगा, सर दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, वजन कम होता चला जाएगा, इंटेस्टाइन, आपको एक्यूट सीवियर केस में इंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकता है। इंटेस्टिनल परफोरेशन मतलब साल्मोनेला टाइफी के कारण अपना जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में वुंड, जख्म हो सकता है, छेद हो सकता है। परफोरेशन का मतलब होता है छेद कर देना। तो कई बार साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, इंटेस्टाइन के जो लार्ज इंटेस्टाइन है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन में छेद कर देता है, होल करके सुराख कर देता है। अगर डेथ रेट की बात करते हैं तो साल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड के कारण डेथ रेट 11 to 80% है, हाई डेथ रेट। हाई डेथ रेट का एक ये भी कारण है क्योंकि साल्मोनेला टाइफी इनएक्टिव फेज में हमारे बॉडी में काफी लंबे समय तक रह सकता है, और लंबे समय तक रहने के कारण कई बार पता नहीं चलता है कि वो व्यक्ति टाइफाइड से पीड़ित है, और अंदर ही अंदर वो ऑर्गन को डैमेज करना शुरू कर दिया, स्प्लीन को डैमेज कर दिया, गॉल ब्लैडर डैमेज कर दिया, किडनी डैमेज कर दिया, है ना। कई बार होता है इसमें, है ना, आपको लीवर डैमेज हो रहा है, आप यहाँ इन्फेक्टेड हैं किसी साल्मोनेला टाइफी से, आपके लंग्स में अगर दिक्कत है, सांस की दिक्कत है, लंग्स ट्रीटमेंट चल रहा है, किडनी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन यहाँ तो कई बार पता नहीं चलता। तो इनके कारण ही डेथ रेट 11 to 80%, कई बार हाई डेथ रेट हो जाती थी। इन्फेक्शन की अगर बात करते हैं तो इनके इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए अभी तक, आज के डेट तक जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट की बात की जाती है
वो टेस्ट है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ टाइफाइड। इसे विडाल टेस्ट को कहा जाता है इलेबोरेटेड वे में लैटेक्स स्लाइड एग्लूटिनेशन एंड ट्यूब एग्लूटिनेशन मेथड। विडाल टेस्ट क्या है? क्या क्या लैटेक्स स्लाइड लैटेक्स स्लाइड एग्लूटिनेशन and tube agglutination method। विडाल टेस्ट में का फुल इलेबोरेटेड नेम है, इसको संक्षेप में कहते हैं विडाल टेस्ट। एक्चुअली इसका पूरा नाम है लैटेक्स स्लाइड एग्लूटिनेशन एंड ट्यूब एग्लूटिनेशन मेथड। विडाल टेस्ट की इन्वेंशन हुई थी 1896 में। विडाल टेस्ट को नया टेस्ट नहीं है, 1896 से चलता आ रहा है और इसका खोज किए थे जॉर्ज फर्नांड विडाल। कब? 1896 में विडाल टेस्ट किए थे। इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट है जो फीवर और अनड्यूलेटेड फीवर का टेस्ट करता है। यानी इस विडाल टेस्ट एक्चुअली वास्तव में टाइफाइड का कोई एक्यूरेट टेस्ट नहीं, विडाल टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट के लिए जिस टेस्ट का रीजन कोई ना कोई बैक्टीरिया हो सकता है। वैसा फीवर जो किसी न किसी बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, उन सबके टेस्ट विडाल टेस्ट से पॉसिबल है। लेकिन अब कॉमन सी ट्रेंड हो गई है, माना जाता है कि विडाल टेस्ट इज श्योरेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट टू चेक द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। यानी टाइफाइड बीमारी के कारण होने वाली इन्फेक्शन का, टाइफाइड इन्फेक्शन का, साल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन का श्योरेस्ट टेस्ट विडाल टेस्ट माना जाता है। अब वैक्सीन की अगर बात करते हैं, फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अल्मॉर्ट एडवर्ड राइट ने इसकी वैक्सीन बनाई थी। फर्स्ट वैक्सीन कब हुआ था? 1896 में ही। किसके लिए? फॉर मिलिट्री के इंट्रोड्यूस किया गया था। ये जो वैक्सीन हुआ था ये मिलिट्री को दिया गया था, पहले मिलिट्री के लिए इस वैक्सीन का फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन बना था। किसने बना था? अल्मॉर्ट एडवर्ड राइट। अल्मॉर्ट एडवर्ड राइट ने पहला इफेक्टिव वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया था और ये वैक्सीन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मिलिट्री यूज के लिए। बाद में ये सिविलियन यूज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, प्रयोग में लाया गया है। तो ये बात हुई टाइफाइड होने वाले इंक्यूबेशन प्रॉब्लम्स। लेकिन एक बहुत ही अच्छी स्टोरी इससे जुड़ा हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। टाइफाइड से जुड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और यह स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में एक कुक थी। उस कुक का जन्म, वो आयरिश कुक थी जो अमेरिका में काम करती थी। उस कुक का नाम था मैरी मिलान नामक एक आयरिश कुक थी, आयरिश बोर्न कुक थी। जन्म आयरिश में हुआ था, वह अमेरिका में काम करती थी। वो उस जन्म से पहले
जब मिलान का जन्म होना था, यानी जब मिलान माँ के गर्भ में थी, जब मिलान माँ के गर्भ में ही थी, तभी उनकी मदर को टाइफाइड हो गया था। जब मैरी मिलान माँ के गर्भ में थी तभी उनकी माँ को टाइफाइड हुआ। मेडिकेशन हुआ, ट्रीटमेंट चला, वो तो ठीक हो गई। बट यहीं पर एक प्रॉब्लम आ गया। अब उसका चूंकि उस समय मैरी मिलान यानी फोटस डेवलप हो रहा था, तो जो साल्मोनेला टाइफी था, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया था, ये उनके गॉल ब्लैडर में जाकर जमा हो गया, गॉल ब्लैडर तक पहुंच गया, गॉल ब्लैडर तक पहुंच गया। जन्म हुआ, शी वाज क्वाइट हेल्थी, शी लुक नॉर्मल, अपने टाइफाइड नहीं हुआ था खुद, मिलान खुद कभी टाइफाइड से पीड़ित नहीं हुई। लेकिन मिलान ने 53 अमेरिकन, एटलीस्ट कम से कम 53 अमेरिकन को टाइफाइड एज ए गिफ्ट दिया। सब किसी को नहीं हुआ कि भाई ये टाइफाइड मिलान के कारण होता, वो तो बाद में पता चला जब केस हिस्ट्री खंगाला गया कि भाई ये कहां से आ रहा। उनमें से 2 मर गए थे, उनमें से 2 मर गए। अब जब एक साथ इतने लोग एक ही जगह से टाइफाइड से संक्रमित होने लगे तो शक गया। मैरी मिलान की टेस्ट की गई तो पता चला शी इज असिम्प्टोमेटिक पैसिव कैरियर। वो असिम्प्टोमेटिक कैरियर थी, कभी टाइफाइड का लक्षण उसे नहीं हुआ, कभी उसे टाइफाइड नहीं हुआ, लेकिन उसे गॉल ब्लैडर में टाइफाइड था और वो हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखती, खाना बनाती थी तो हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान नहीं रखती थी, जिसके कारण उसने 53 अमेरिकन को कम से कम टाइफाइड एज ए गिफ्ट दे दिया। बाद में पता चला, सारी सोर्स मैरी मिलान तक जाकर रुक गई। मैरी मिलान का टेस्ट किया गया, पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में साल्मोनेला टाइफी है। तो डॉक्टर्स ने कहा भाई आपकी गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपके गॉल ब्लैडर में साल्मोनेला टाइफी है और ये रियरेस्ट केस है। मैरी मिलान ने इनकार कर दिया रिमूव करने से। चूंकि मैरी मिलान ने कई लोगों को, लगभग 53 लोगों को टाइफाइड दिया था, इसीलिए 1909 में उसे टाइफाइड मैरी नाम दे दिया गया। 1909 में टाइफाइड मैरी कहा गया। मैरी मिलान की डेथ 1938 में हुआ था। कहा जाता है कि जितने लोगों को टाइफाइड होता है उनमें से पॉसिबिलिटी होती है कि लगभग 5% लोग टाइफाइड कैरियर बन जाए। मीन्स उनको भविष्य में टाइफाइड बेशक ना हो, लेकिन उनके कारण और कई लोगों को टाइफाइड हो सकता है। 5% कैरियर बन सकते हैं। इट मीन्स टाइफाइड एक ऐसी डिजीज है जिसके बारे में पता चला है, ऐसी डिजीज है, वो आम फीवर नहीं है कि आपको फीवर हुआ, आपने मेडिसिन लिया, ठीक हो गए, अब आपसे किसी को कोई खतरा नहीं। 5% चांसेस है कि आप किसी और को टाइफाइड गिफ्ट कर दें। अब इसीलिए बात की जा रही है हर घर शौचालय की, कि आप टाइफाइड जो बैक्टीरिया है वो शौचालय को गिफ्ट कीजिए, क्यों किसी और को गिफ्ट कीजिएगा। डॉक्टर्स कहते हैं अच्छी तरह से साबुन से या फिर हैंड वॉश से अच्छी तरह से हाथ धो लीजिए, इसीलिए कि अगर कोई साल्मोनेला टाइफी अगर स्टूल के थ्रू आपके हाथ में आ गया तो वो आपके
बॉडी तक न जाए, आपके फूड तक न जाए, फूड के द्वारा फिर आपके बॉडी तक न जाए और वो आपको और इन्फेक्ट न कर सके। अगर टाइफाइड के लिए इफेक्टिव मेडिसिन की बात की जाती है, इफेक्टिव एंटीबायोटिक की बात की जाती है, तो इनमें मेन यूज होता है सिप्राफ्लॉक्सिन। कौन सा मेडिसिन? सिप्राफ्लॉक्सिन, सिप्राफ्लॉक्सिन। फिर होता है एंथ्रासिन, एंथ्रासिन एंड सेफ्ट्रिऑक्सोन, सेफ्ट्रिऑक्सोन, सेफ्ट्रिऑक्सोन। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कॉमन एंटीबायोटिक जो टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जा सकते हैं। लेकिन इनकी इफेक्टिव ट्रीटमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले मेडिकल कॉलेज जाकर 4.5 साल स्टडी करेंगे, क्योंकि ऐसे ही, अब इसका मतलब ये नहीं कि वही कहिएगा कि भाई हम तो समझे थे, हम पढ़े हैं, हम जानते हैं कि जो लोग टाइफाइड से पीड़ित होते हैं, साल्मोनेला टाइफी से पीड़ित होते हैं, 5% पैसिव कैरियर हो सकते हैं, 5% एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं, तो ऐसा करते हैं सिप्राफ्लॉक्सिन, एंथ्राक्सिन और सेफ्ट्रिऑक्सिन, ये मेडिसिन दे देते हैं और ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं। हाँ, एक चीज और पॉइंट ध्यान रखने योग्य है कि रेयरेस्ट केस में, रेयरेस्ट केस में साल्मोनेला टाइफी ब्रेन तक को अफेक्ट कर सकता है। इट मीन्स साल्मोनेला टाइफी इज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स बैक्टीरिया, मोस्ट डिजास्टर्स जर्म्स for mankind as well as animals and birds. Thanks for watching. In the next video